साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन विद रोजगार शाला में। साथियों मैं आपके लिए डेली जीके एंड जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूं जो कि यूपी कांस्टेबल की परीक्षा के लिए जो पुनः परीक्षा होगी उसके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। उसी प्रकार आज भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या में आपके लिए लेके आया हूँ साथियों। ये प्रश्न यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए ही अति महत्वपूर्ण नहीं है। जितनी भी वनडे की परीक्षा होती हैं, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो साथियों मैं इन प्रश्नों के साथ अति महत्वपूर्ण विश्लेषण भी कराता हूं, तो आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टार्ट करते हैं साथियों आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है साथियों इसमें कि संघ की कार्यपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद से किया गया है। साथियों बताइए, जो संघ की कार्यपालिका होती है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा क्या साथियों, ये हो जाएगा, यानी कि 52 से 78 तक क्या है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है साथियों, अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक। अब साथियों इसमें क्या है, अब मुझे ये बताइए आर्टिकल 52 में किसकी चर्चा की गई है। तो साथियों मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, हमेशा याद रखेंगे। आर्टिकल 52 से लेकर के 61 तक भारत के राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। और साथियों अनुच्छेद कितने आते हैं, यानी कि 10 अनुच्छेदों में भारत के राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। इसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 साथियों, यानी कि आर्टिकल 52 कहता है कि भारत के यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति का पद होगा, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। वहीं आर्टिकल 53 कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। वहीं आर्टिकल 54 कहता है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आर्टिकल 54 में की गई है साथियों, यानी कि इसमें जो उसका निर्वाचन होगा राष्ट्रपति का, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे साथियों। लेकिन हमेशा एक बात याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आर्टिकल 55 कहता है कि उसको कोटा मिलेगा, किसको, राष्ट्रपति को एक कोटा के अंतर्गत इसका चुनाव होगा। और कोटा का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, हमेशा याद रखेंगे, टोटल वोट बटे उम्मीदवार +1 और पूरे का +1 होता है साथियों। यानी कि इसका कोटा क्या होता है साथियों, टोटल उम्मीदवार बटे में टोटल वोट बटे में क्या होता है साथियों, उम्मीदवार कितने उम्मीदवार हैं, धन 1 प्लस में 1, ये क्या होता है, उसके कोटा का फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखेंगे साथियों। आगे साथियों जो आर्टिकल आपका 56 कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल साथियों 5 वर्ष का होगा। आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा चुनाव, यानी कि राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है साथियों। और आर्टिकल 58 कहता है कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता राष्ट्रपति की होनी चाहिए। और उसकी आयु कम से कम मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और आर्टिकल 59 कहता है कि दशा, यानी कि उस पर दशा क्या होनी चाहिए, वह पागल ना हो, दिवालिया ना हो साथियों। और साथियों अगर राष्ट्रपति जो अपने चुनाव की प्रक्रिया में अगर वह कुल वोटों का 1/6 प्राप्त नहीं करेगा तो उसकी जो जमानत राशि है 15,000 रुपये वो जब्त हो जाएगी साथियों। और साथियों आर्टिकल 60 में कहा गया है कि वह राष्ट्रपति को शपथ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे साथियों। वहीं आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। ये राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल थे। अब साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। और प्रश्न कह रहा है कि भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, यानी कि भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन थे, इसका सही उत्तर बताइए मुझे। अगर साथियों मैं इसके सही उत्तर की बात करूं तो विकल्प इसका सी हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद कौन थे, भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। अब साथियों मैं यहाँ से जितने भी राष्ट्रपति अब तक हुए हैं उनकी चर्चा करता हूँ। अब मुझे ये बताइए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे।
अगर मैं भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करूं तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनका कार्यकाल 24 जनवरी 1950 से लेकर के 1962 तक था साथियों। वहीं दूसरे राष्ट्रपति की बात करता हूं तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वहीं तीसरे राष्ट्रपति की बात करूं तो साथियों यानी कि जाकिर हुसैन कौन थे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1967 से लेकर के 1969 तक था। और साथियों यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाएगा, जो जाकिर हुसैन थे वो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे साथियों, और जो जाकिर हुसैन थे इनकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। वहीं जो चौथे राष्ट्रपति थे साथियों वो बीवी गिरी थे। इनका कार्यकाल 1969 से लेकर के 1974 तक था। वहीं पांचवें राष्ट्रपति की बात करूं तो ये फखरुद्दीन अली अहमद थे। इनका टाइम पीरियड 1974 से लेकर के 1977 तक था साथियों। अब बात करते हैं छठवें राष्ट्रपति की, तो छठवें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। ये पहले निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो पहले निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे। वहीं सातवें की बात करें तो ज्ञानी जेल सिंह थे। वहीं आठवें राष्ट्रपति की बात करें तो आर वेंकट रमन थे। वहीं नौवें राष्ट्रपति की बात करें तो ये शंकर दयाल शर्मा थे। वहीं 10वें राष्ट्रपति की बात करें तो ये के.आर. नारायण थे साथियों, जो देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि देश के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, के.आर. नारायण थे साथियों। अगर 11वें राष्ट्रपति की बात करूं तो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम थे साथियों, और इनका कार्यकाल 2001 से लेकर के 2007 तक था। वहीं 12वें राष्ट्रपति की बात करूं तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और ये पहली बहुत महत्वपूर्ण है, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। वहीं 13वें राष्ट्रपति की बात करें तो ये प्रणब मुखर्जी थे। वहीं 14वें राष्ट्रपति की बात करें तो साथियों ये रामनाथ कोविंद थे। और साथियों जो 15वें राष्ट्रपति की बात करें जो कि वर्तमान में हैं तो ये द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि झारखंड राज्य से हैं साथियों, और ये एक अनुसूचित जनजाति से आती हैं साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब साथियों यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा आपको, यानी कि ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, यानी कि जो मेन राष्ट्रपति था उसकी जगह पर कार्य करने के लिए कुछ समय के लिए आए थे। तो उनमें एक था साथियों वीवी गिरी, दूसरे थे बी.डी. जत्ती, और तीसरे थे साथियों कौन, मोहम्मद हिदायतुल्ला। अब मोहम्मद हिदायतुल्ला से क्या प्रश्न बनता है साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी और राष्ट्रपति भी रहे। जो मोहम्मद हिदायतुल्ला थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगर अगले प्रश्न की बात करें, और प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के लिए कितने अनुमोदक होने चाहिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा साथियों, यानी कि 50 अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक का मतलब क्या होता है साथियों, अनुमोदक का मतलब होता है प्रपोजल रखने वाला, प्रस्तावक कहते हैं इसको। ये कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। और साथियों 50 यानी कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए, जो कि प्रपोजल कहते हैं प्रस्तावक को इंग्लिश में। वहीं जो अप्रूवर होते हैं, जो अप्रूव करते हैं, अनुमोदक कहते हैं अप्रूवक को। तो अप्रूव करने वाले कितने होने चाहिए, 50 ही अनुमोदक होने चाहिए और 50 ही प्रस्तावक होने चाहिए। और ये कौन होते हैं साथियों, जो अनुमोदक और प्रस्तावक होते हैं ये लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी भी सदन के हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या अगला क्या कहता है। प्रश्न अगले की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति नहीं है, यानी कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति नहीं है, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना और संसद की बैठक बुलाना। इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो कार्यकारी शक्ति नहीं है राष्ट्रपति की। अब साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि संसद की बैठक बुलाना ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति नहीं है, यह एक विधायी शक्ति है। क्या शक्ति हो, एक विधायी शक्ति है। अब साथियों विधायी शक्ति कौन कौन सी होती हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति होती है किसी संसद को संबोधित करना, ये क्या राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। एक होती है 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करना, ये क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। वहीं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करना, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति होती है। वहीं किसी विधेयक पर सहमति या फिर उसको वापस लौटाना, ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति होती है। अब साथियों इसमें एक विकल्प दिख रहा है आपको, यानी कि
अब इसमें कार्यकारी शक्ति कौन कौन सी है, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना ये एक राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। वहीं बात करते साथियों वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना, ये राष्ट्रपति की क्या है, कार्यकारी शक्ति है। वहीं सीएजी की नियुक्ति करना भी कार्यकारी शक्ति है। वहीं चुनाव आयोग की नियुक्ति करना भी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और इनका जो विश्लेषण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों को सहमति प्रदान करते हैं। साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों को सहमति प्रदान करते हैं। इस प्रश्न की बात करें साथियों उत्तर की, तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 111 में इस बात की चर्चा की गई है साथियों। अब बात करते हैं साथियों, इसमें एक आर्टिकल आपको दिख रहा है आर्टिकल 85। जो आर्टिकल 85 होता है साथियों, इसमें चर्चा की गई संसद के सत्रों की। किसकी? संसद के सत्रों की चर्चा आर्टिकल 85 में की गई है। अब मुझे ये बताइए साथियों, संसद के सत्र कितने होते हैं कुल? अगर संसद के कुल सदस्यों की बात करें तो साथियों हमेशा याद रखेंगे संसद के कुल तीन क्या होते हैं, सत्र होते हैं। संसद के कुल कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? एक होता है साथियों बजट सत्र, जो कि फरवरी से लेकर के मई तक चलता है साथियों। बजट सत्र कब तक चलता है? फरवरी से लेकर के मई तक। वहीं दूसरा होता है मानसून सत्र, ये जुलाई से लेकर के सितंबर तक चलता है। वहीं साथियों तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, ये नवंबर से लेकर के दिसंबर तक चलता है। अब साथियों हमेशा याद रखेंगे कि जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच में अधिकतम समय अंतराल 6 माह का होना चाहिए। वहीं साथियों एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश को किसी कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत। यानी कि जब संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो और देश को किसी कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है, वह आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अब साथियों यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, जो अध्यादेश लागू रहता है ना, तो अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह तक अध्यादेश लागू रहता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, जो अध्यादेश को लागू रहने का टाइम पीरियड है वो 6 माह से लेकर के 6 सप्ताह तक होता है साथियों। अब इसमें आपको एक विकल्प दिख रहा है साथियों आर्टिकल 123। अगर आर्टिकल 123 की बात करें तो आर्टिकल 123 में चर्चा की गई है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। किसी भी बात पर, किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन साथियों राष्ट्रपति उस सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। जो लीबिया है वो किस महाद्वीप में स्थित है? अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। लीबिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब मुझे ये बताइए कि लीबिया की राजधानी क्या है साथियों। अगर मैं लीबिया की राजधानी की बात करूं तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। क्या है? त्रिपोली है साथियों। अब साथियों मैं अफ्रीका महाद्वीप की बात करता हूं आपसे। जो अफ्रीका महाद्वीप है साथियों, इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या में? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जनसंख्या में कौन सा है? तो हमेशा याद रखेंगे ये नाइजीरिया है। वहीं सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में अफ्रीका का कौन सा है? ये अल्जीरिया है। वहीं सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन सा है साथियों? ये मेओटी है। वहीं ये बताइए जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है पूरे विश्व में? तो हमेशा याद रखेंगे क्षेत्रफल में उसका दूसरा स्थान है अफ्रीका महाद्वीप का। अब साथियों अफ्रीका महाद्वीप में एक सबसे लंबी नदी बहती है, कौन सी? नील नदी। एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो नील नदी साथियों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इस नील नदी से ही एक विक्टोरिया झील निकलती है साथियों, जो कि विक्टोरिया झील 3 देशों में स्थित है। अफ्रीका के युगांडा, केन्या और तंजानिया में विक्टोरिया झील स्थित है साथियों। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका एक देश है साथियों दक्षिण अफ्रीका। अगर मैं दक्षिण अफ्रीका की पूछता है कि राजधानी कितनी है, तो हमेशा याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका की राजधानी साथियों 3 हैं। कौन कौन सी? एक है साथियों प्रिटोरिया, जो कि प्रशासनिक राजधानी है। दूसरी साथियों केप टाउन, जो कि विधायी राजधानी है। और तीसरी है साथियों फोंटेन, जो कि न्यायिक राजधानी है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, प्रिटोरिया, केप टाउन और फोंटेन साथियों। अब साथियों अफ्रीका से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और क्या पूछा जा सकता है, यानी कि 0 डिग्री की रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और जीएमटी रेखा, ये चारों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। इस प्रश्न को कई बार पूछा जा चुका है। यानी कि भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और जीएमटी रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम, ये चारों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं।
और हमेशा याद रखेंगे साथियों, जो भूमध्य रेखा है वो अफ्रीका के कितने देशों से गुजरती है बताइए। जो भूमध्य रेखा है उससे होकर के अफ्रीका के कितने देश गुजरते हैं, या फिर भूमध्य रेखा अफ्रीका के कितने देशों से होकर गुजरती है, तो हमेशा याद रखेंगे 7 देशों से होकर गुजरती है। देखते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की बात करें साथियों। प्रश्न कह रहा है कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में अपना चक्कर पूरा करता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। यानी कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में अपना चक्कर पूरा करता है। तो इस प्रश्न की सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर सबसे कम समय चक्कर लेता है, सबसे कम समय लेता है अपना चक्कर लगाने में। अब साथियों बृहस्पति ग्रह की बात करें तो ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है साथियों, पहली बात तो। और इसका एक उपग्रह है, उसका नाम है गैनीमीड। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ये गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति ग्रह का है। और साथ ही जो बृहस्पति ग्रह है वो अपनी दूरी पर कितने समय में चक्कर लगाता है, यानी कि 9 घंटा 55 मिनट में ये एक चक्कर पूरा कर लेता है। और बृहस्पति ग्रह के वर्तमान में 79 उपग्रह है साथियों। और मुझे ये बताइए सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो वहीं बात करते हैं साथियों। सबसे अधिक उपग्रह यानी कि शनि ग्रह के, जो कि 82 हैं साथियों वर्तमान में। अब साथियों मुझे ये बताइए जो सबसे अधिक समय कौन लेता है अब चक्कर लगाने में, तो सबसे अधिक समय साथियों शुक्र ग्रह लेता है, 243 दिन। कितने, 243 दिन लेता है साथियों। वही साथियों बात करते हैं जो बृहस्पति ग्रह है, इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से किस ग्रह को जानते हैं, बृहस्पति ग्रह को जानते हैं। और साथियों हमेशा याद रखेंगे जो बृहस्पति ग्रह है इसका पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, ये इसकी वेलोसिटी होती है 59.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। सबसे ज़्यादा पलायन वेग होता है बृहस्पति ग्रह का। अब मुझे ये बताइए कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है साथियों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। वही साथियों ये पूछता है एक प्रश्न आपसे कि सबसे ज़्यादा घनत्व किस ग्रह का होता है, तो हमेशा ज़्यादा याद रखेंगे सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी ग्रह का है, जो कि 5.5 यानी कि 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब प्रश्न पूछेगा कि सबसे कम घनत्व किस ग्रह का होता है, तो हमेशा याद रखेंगे सबसे कम घनत्व ये शनि ग्रह का होता है, और कितना होता है 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब। अब साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 है और प्रश्न कह रहा है कि अंडमान निकोबार, क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को कई बार पूछा जा चुका है। अगर बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो ये एक दूसरे से किस डिग्री चैनल पर अलग हुए हैं साथियों, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल से अलग हुए हैं आपस में साथियों। अब साथियों यहाँ से एक प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे, जो अंडमान निकोबार है और अंडमान है और निकोबार है, तो मुझे ये बताइए कि अंडमान को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो अंडमान को 4 हिस्सों में बांटा गया है। यानी कि एक होता है इसका उत्तरी अंडमान, एक होता है मध्य अंडमान, एक होता है दक्षिणी अंडमान और एक होता है लिटिल अंडमान। अब निकोबार की बात करें इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, कार निकोबार और लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। और ये आपस में किससे अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं साथियों। अब बात करता हूँ साथियों, एक चैनल है आपका कोको चैनल। जो कोको चैनल होता है वो म्यांमार को उत्तरी अंडमान से अलग करता है, ये बात हमेशा याद रखनी है। कोको चैनल म्यांमार को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। अब साथियों मुझे ये बताइए कि अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है। जो अंडमान है उसका सबसे उत्तरी द्वीप कई बार पूछा गया है, उसका सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल है साथियों। अब मुझे एक बात बताइए, जो अंडमान में एक ज्वालामुखी स्थित है, बाकी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, उसका नाम क्या है, बैरन द्वीप। कौन सा साथियों, बैरन द्वीप उसका नाम है। अब साथियों हमेशा याद रखेंगे जो 11 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप में स्थित है, और जो लक्षद्वीप है उसमें कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं साथियों। और जो 11 डिग्री चैनल है वो अमीनी द्वीप को कन्नामोर द्वीप से अलग करता है आपस में। आगे देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, कावेरी नदी पर। किस नदी पर, कावेरी नदी पर मैटूर बांध बनाया गया है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है ये, तमिलनाडु राज्य में है साथियों।
अब मुझे एक बात बताइए, आंध्र प्रदेश के दो बांध हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश के दो बांध हैं, एक है श्रीशैलम बांध जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है साथियों। वहीं आंध्र प्रदेश का दूसरा बांध है कौन सा, सोमाशिला बांध, क्या सोमाशिला बांध जो कि पेन्नाड नदी पर बनाया गया है साथियों। वहीं बात करते हैं साथियों चिनाब नदी की। अब जो चिनाब नदी है वो कहाँ पर है साथियों, जम्मू कश्मीर में है। और इस चिनाब नदी पर बांध बनाया गया है, कौन कौन सा, 3 बांध बनाए गए हैं, दुलस्ती बांध, बगलिहार बांध और सलाल बांध। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है साथियों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि घना, क्या साथियों, घना पक्षी अभ्यारण्य कि निम्न में से किस राज्य में स्थित है। घना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यानी कि जो घना पक्षी अभ्यारण्य है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है। केरल, राजस्थान, असम, मणिपुर। अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। जो घना पक्षी अभ्यारण्य है साथियों वो राजस्थान राज्य में स्थित है। अब साथियों इसमें आपको एक विकल्प दिख रहा है केरल। अगर केरल की बात करूं तो साथियों केरल में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, हमेशा याद रखेंगे। एराविकुलम अभ्यारण्य साथियों, एक साइलेंट वैली, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ पर है, ये केरल राज्य में स्थित है। वहीं साथियों बात करते हैं राजस्थान के अन्य अभ्यारण्यों की, तो साथियों राजस्थान में एक सरिस्का अभ्यारण्य है, वहीं एक रणथंभौर अभ्यारण्य है और एक केवलादेव, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। वहीं इसमें एक विकल्प दिख रहा है असम। असम की बात करें साथियों, असम में आपके 7 अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से, एक काजीरंगा, अति महत्वपूर्ण है साथियों ये, काजीरंगा, एक मानस, एक डिब्रू सैखोवा साथियों, एक नामेरी, एक औरंग साथियों, एक देहिंग पटकाई और एक रायमोना। ये सभी कहाँ पर हैं, ये असम राज्य में है साथियों। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए और उनका विश्लेषण भी साथ में किया साथियों। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं साथियों। अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए साथियों। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और बेहतरीन विश्लेषण के साथ साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।